Hello everyone and welcome to C Programming Language Tutorials offered by Programmingly. In our last video lecture we have learned about and discussed about the scanf and its functionality. तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि कैसे स्कैनफ वर्क करता है, उसकी फंक्शनैलिटीज कैसे होती हैं, हाउ इट टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर थ्रू द कीबोर्ड टू द सॉफ्टवेयर, कैसे वो यूजर से इनपुट लेता है कीबोर्ड के जरिए और सॉफ्टवेयर तक पहुंचाता है, कैसे वो मेमोरी को मैनेज करता है। तो ये सारी बातें मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी हुई हैं, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि स्कैनफ कैसे वर्क करता है। ठीक है, अंडर द लेक्चर ऑफ इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट लेक्चर 2। ठीक है, तो अगर आप स्कैनफ की फंक्शनिंग से वाकिफ नहीं है तो आप वो वीडियो देखिए जिसमें मैंने इसके बारे में सारी बात करी है। और आज का टॉपिक शुरू करते हैं, विच इज़ ऑपरेटर। कि ऑपरेटर होता क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ऑपरेटर को मैं अगर एक लाइन में कह दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ऑपरेटर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप आगे के जो एडवांस टॉपिक होते हैं ना किसी भी प्रोग्रामिंग में, वो आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये लॉजिक बनाने में बहुत काम आते हैं, प्रोग्रामिंग का लॉजिक बनाने में। और आप अगर एक बार किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लॉजिक बनाना सीख गए कि कैसे प्रोग्राम का लॉजिक बनता है, तो आप ये मानिए कि आप अच्छी खासी प्रोग्रामिंग और कोडिंग सीख गए। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ऑपरेटर्स। ठीक है, कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। एक लाइन की डिफिनेशन में अगर मैं आपको बताऊं तो ऑपरेटर इज special symbols are special symbols which perform some specific operations on operands। ठीक है, इसको हिंदी में समझते हैं। ऑपरेटर बेसिकली कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि यूज होते हैं कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए, किनके बीच में, ऑपरेंड्स के बीच में। ठीक है, ये बेसिकली सिंबल हैं जो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ऑपरेंड्स के बीच में, ऑपरेंड्स के ऊपर। ठीक है, ऑपरेटर्स की 3 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है यूनिरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर एंड टर्नरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनको अपनी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवाने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड यानी एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। वेरिएबल और ऑपरेंड्स ये दो ऐसे टर्म्स हैं जो इंटरचेंजेबल हैं। बेसिकली ऑपरेंड्स एक टेक्निकल टर्म है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटर। जब भी हम लोग ऑपरेटर की बात करते हैं तो वेरिएबल को एज अ ऑपरेंड एज टेक्निकल टर्म में ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन फिर भी। ठीक है, तो ऑपरेंड्स एक टेक्निकल टर्म है, वहीं पे वेरिएबल एक जनरल टर्म है। ठीक है, तो यूनिरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिनको अपनी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवाने के लिए सिर्फ एक ऑपरेंड, एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जिनको अपनी फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवाने के लिए 2 ऑपरेंड्स की ज़रूरत पड़ती है, इस वजह से वो बाइनरी होते हैं। ठीक है, 2 ऑपरेंड्स को यूज कर रहे हैं जो ऑपरेटर, वो बाइनरी ऑपरेटर। एक ऑपरेंड को जो यूज कर रहे हैं वो यूनिरी ऑपरेटर। तीसरे आते हैं टर्नरी ऑपरेटर। अब मेरे बताने से पहले ही आई होप कि आप समझ गए होंगे कि टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो 3 ऑपरेंड्स को यूज करते हैं अपनी फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करवाने के लिए। सिंपल इज दैट। आज का टॉपिक हम लोग यूनिरी ऑपरेटर को समझने में यूनिरी ऑपरेटर को ओरिजिन मानते हुए आज का टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे कि यूनिरी ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि यूनिरी ऑपरेटर क्या होते हैं। ठीक है, यूनिरी ऑपरेटर के अंडर आते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, साइज ऑफ ऑपरेटर, यूनिरी माइनस एंड इनडायरेक्शन ऑपरेटर। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू से शुरू करते हैं कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। ये मैंने अपना कोड्स खोल लिए। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ये वही test.c है जो हम लोगों ने शुरुआत में बनाई थी। ठीक है, अच्छा, कोई ऑपरेटर समझने के लिए हम लोग को ऑपरेंड चाहिए होगा। ऑपरेंड यानी मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल चाहिए होगा। तो मैं एक इंट टाइप का वेरिएबल बना लेता हूँ, लेट्स से x। ठीक है, और बस उसके बाद हम लोगों ने एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का एक बेसिक लॉजिक सीखा था किसमें, स्कैनफ वाले चैप्टर में। ठीक है, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता था, स्कैनफ की हेल्प, स्कैनफ फंक्शन में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करता था, जो भी हम लोग इनपुट देते थे। चलिए मैं आपको अपने वेरिएबल का चैप्टर खोल के दिखाता हूँ, वेरिएबल का डायग्राम ये। ठीक है, हम लोग जब भी कोई इनपुट देते थे, ठीक है, तो इनपुट लेने के बाद स्कैनफ क्या करता था, स्कैनफ इनपुट लेता था और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के ज़रिए
एड्रेस ऑफ ऑपरेटर की हेल्प से वो उस इनपुट को जो भी कीबोर्ड से दिया गया है, ठीक है, जो भी कीबोर्ड से दिया गया है उसको उस एड्रेस पे पहुंचा देता था जिस पे हम लोग उस वेरिएबल के एड्रेस पे पहुंचा देता था जिस पे हम लोग को पहुंचाना होता था। इसी बात को हम लोग आइए फिर से रिकॉल करते हैं कि स्कैनएफ में हम लोग क्या करते थे। यहाँ पे लिखते थे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, जिस टाइप का इंटीजर में जिस टाइप के वेरिएबल में हम लोग वैल्यू पहुँचाना चाहते हैं उस टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर। कॉमा लगा के हम लोग लिखते थे एड्रेस ऑफ एक्स। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे होता था ये, जो भी यूज़र करेगा इनपुट वो पहुँच जाएगा एट द एड्रेस ऑफ एक्स, मतलब एक्स के जो भी एड्रेस है, मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं एक्स कर दूँ, ठीक है, और ठीक है, तो एक्स के एड्रेस जो भी इनपुट जाएगा वो एक्स के एड्रेस पे इनपुट चला जाएगा, एक्स के एड्रेस पे इनपुट चला जाएगा। इसी वजह से मैंने आपको वेरिएबल चैप्टर में इसको बहुत ही डीपली समझाने की कोशिश करी थी, बार बार इसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो क्या है कि जो भी इनपुट करेगा यूज़र वो एट द एड्रेस ऑफ एक्स पे चला जाएगा, ठीक है। एक तो ये यूज़ हो गया स्कैनएफ में जो कि हम लोग ने देख लिया। एक और यूज़ है, बेसिकली ये बताता है एड्रेस, ठीक है। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर हम लोग को बताता है एड्रेस, वही वो स्कैनएफ में भी कर रहा था। बेसिकली वो स्कैनएफ फंक्शन में बता रहा था कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर ये है, इनपुट करो ये वैल्यू उस एड्रेस पे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर किसी भी वेरिएबल का एड्रेस भी बता सकता है, ठीक है। उसके एड्रेस को जानने के लिए आइए हम लोग एक छोटा सा कोड देखते हैं, ठीक है। पहली बात तो आप इस नंबर पे गौर कर लीजिए कि ये नंबर कैसा है, क्या ये फ्लोट है, क्या ये कैरेक्टर है, क्या ये डबल है या इंटीजर है। ये एक इंटीजर वैल्यू है क्योंकि इसमें पहली बात तो फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है, तो फ्लोट और डबल तो नहीं हो सकता, ठीक है। कैरेक्टर हो सकता है लेकिन तब जब यहाँ पे सिंगल कोट लगा हो, ठीक है, तब ये कैरेक्टर्स की फॉर्म में आ सकता है, लेकिन ये कैरेक्टर नहीं है क्योंकि सिंगल कोट नहीं लगे, तो ये एक इंटीजर है। ये बात क्लियर हुई। मतलब इसका एड्रेस जो भी होगा, वेरिएबल का एड्रेस जो भी होता है वो एक इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आइए इसके एड्रेस को हम लोग देखते हैं कि इस एक्स का एड्रेस क्या है विद द हेल्प ऑफ एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। चलिए मैं लिखता हूँ इंट वाई, एक वेरिएबल बनाया मैंने, ठीक है, और वाई में मैं एक्स का एड्रेस रखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि एक्स का एड्रेस क्या है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एक्स में रखो एड्रेस ऑफ एक्स, सॉरी वाई में रखो एड्रेस ऑफ एक्स। मतलब एड्रेस ऑफ एक्स क्या, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा कि एक्स का जो भी एड्रेस है मेमोरी में वो वाई में रख देगा, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि वाई में कौन सा एड्रेस आया। वाई में बेसिकली एक वैल्यू आई, वो वैल्यू क्या है, इंटीजर टाइप की, लेकिन वो एड्रेस है एक्स का, ठीक है। वो इंटीजर टाइप की वैल्यू एड्रेस है एक्स का। बात को समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो क्या होगा कि y में x का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू जो कि एड्रेस बताएगी। तो अगर हम y की वैल्यू को प्रिंट करवाएं कि क्या सच में आई है वैल्यू या नहीं आई है, तो एक मैसेज लिखते हैं द एड्रेस ऑफ x इज %d, ठीक है। और %d की जगह पे क्या आ जाए, y की वैल्यू, क्योंकि y में ही तो हम लोग का जो x का एड्रेस है वही आया है, ठीक है। तो क्या होगा कि एड्रेस ऑफ x प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, y में जो भी एड्रेस x का आया होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसको करते हैं सेव। मैं एग्जीक्यूट पे गया, मैंने किया कंपाइल एंड रन, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। आउटपुट आना चाहिए x का एड्रेस y में और y की वैल्यू कर दी मैंने प्रिंट, ठीक है। इट इज स्टिल कंपाइलिंग। तो ये देखिए हम लोग का आउटपुट आ चुका है, ठीक है। ये बताया द एड्रेस ऑफ x इज, ये एड्रेस है x का, ठीक है, 661884, ठीक है। मतलब क्या हुआ होगा, हुआ ये होगा कि x एक हम लोग ने वेरिएबल बनाया और एक y वेरिएबल बनाया। y में हम लोगों ने कहा कि
एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को यूज करके हम लोगों ने x का एड्रेस एक्सेस किया और उस एड्रेस को y में रख दिया और यहां पर हम लोगों ने y की वैल्यू को प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो y की वैल्यू प्रिंट हुई, यानी वो x का एड्रेस था और कुछ नहीं। ठीक है, तो ऐसे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज हम लोग कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का एड्रेस जानने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आज हम लोग और ऑपरेटर को समझते हैं यूनिटी ऑपरेटर के अंदर। ये है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इन दोनों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग को ये समझ में आ गया तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर अपने आप समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, जो फंक्शनैलिटीज ये परफॉर्म करवाते हैं बस इसका उल्टा डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करता है। मतलब जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर फंक्शनैलिटीज परफॉर्म करते हैं जस्ट उसकी अपोजिट फंक्शनैलिटीज डिक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं। चलिए आइए समझते हैं इसको। इंक्रीमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है? इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, कोई भी वैल्यू है उसमें एक नंबर का इंक्रीमेंट कर देता है। अगर कोई भी वैल्यू है, लेट्स से x में मैं रखता हूँ 5। ठीक है, अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर इसके ऊपर लगाता हूँ, ठीक है, तो होगा ये कि ये 1 से इंक्रीज कर जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। फिर लगाता हूँ, फिर 7 हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये वैल्यू को एक एक करके इंक्रीज करता है। ठीक है, वेरिएबल के ऊपर अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाता हूँ, ठीक है, तो वो एक वैल्यू से इंक्रीज कर देता है उस वेरिएबल की वैल्यू को। होप दिस इज क्लियर टू यू। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है। ठीक है, एक यहां पर छोटा सा पॉइंट ये है बताने के लिए कि हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, वो दोनों तरीके हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो हम लोग बनाते हैं इंट टाइप का एक वेरिएबल y। ठीक है, अब हम लोग ये चाहते हैं कि y में असाइन हो इंक्रीमेंटेड x। ठीक है, ठीक है, अभी क्या कहते हैं, इसको इधर लगाते हैं। ठीक है, इन दोनों से फर्क पड़ता है। ठीक है, रिमेंबर कि अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इधर लगाता हूं, ठीक है, या इंक्रीमेंट ऑपरेटर को इधर लगाता हूं, सॉरी, दोनों में फ़र्क है। वो फ़र्क हम लोग अभी बहुत ही एक डिस्क्रिप्टिव वे में समझेंगे। ठीक है, हो सकता है कि वीडियो लंबा हो जाए, मेरे वीडियोस लंबे हो जाएं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा, हर बात को रिपीट कर करके बताते रहूंगा, ताकि आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार में कम से कम लॉजिक समझ में आ जाए कि क्या हो रहा है, भले से वीडियो लेंथी हो जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि क्या होगा कि x की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये बात तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहता है। ठीक है, लेकिन इंक्रीमेंट ऑपरेटर दो टाइप से वर्क करता है। एक होता है प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। अच्छा, अब यहाँ पे मसला क्या हुआ? यहाँ पे जो बात बनी हम लोग की वो ये हुई कि अगर मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लगाता हूँ ऑपरेंड से पहले, ठीक है, तो वो बन जाएगा प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, और मैं अगर लगाता हूँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर को ऑपरेंड के बाद यानी वेरिएबल के बाद, तो वो बन जाएगा पोस्ट इंक्रीमेंट। दोनों में फ़र्क है। ठीक है, मैं पहले पोस्ट इंक्रीमेंट लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोस्ट, ताकि आपको याद रहे इंक्रीमेंट। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि y में आया क्या है, %d। ठीक है, और मैं एक लाइन भी चेंज करना चाहता हूँ ताकि नई लाइन में दूसरा जो भी आउटपुट है वो नई लाइन में है, और मैंने y की कर दी वैल्यू प्रिंट। ठीक है, ठीक है, अब मैं फिर से y में, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल्स हैं तो मैं वेरिएबल्स को बार बार यूज़ कर सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब असाइन करता हूँ प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट देखेंगे हम लोग क्या फ़र्क है। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि हर चीज़ को करके देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, प्रोग्राम एरर देगा, नहीं चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो इसमें फ़र्क क्या हुआ, मैंने इसको इस इंक्रीमेंट ऑपरेटर को लगाया है x के बाद और यहाँ लगाया है x से पहले। फ़र्क क्या है, चलिए इस वाली y की वैल्यू को भी प्रिंट करेंगे, %d और कॉमा लगा के ये y की वैल्यू। ठीक है,
होता क्या है, अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये तो पूरा एक लॉजिक बन गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर को समझाने के लिए। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जैसे यहाँ पे वैल्यू 5 है मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 5 है, ठीक है, x की वैल्यू अभी 5 है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये है कि x की वैल्यू पहले y में पहुंचा दो, फिर x की वैल्यू बढ़ा दो। बहुत ही ध्यान से इस स्टेटमेंट को फिर से समझिए। पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब ये है बाद में इंक्रीमेंट करो। समझे आप? पोस्ट समझ रहे हैं ना इस चीज को कि पोस्ट इंक्रीमेंट बाद में इंक्रीमेंट करो, ठीक है। इसके वर्ड से समझिए, पोस्ट बाद में इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट करो, ठीक है, पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पहले x की वैल्यू y में पहुंचा दो, फिर x को एक नंबर से, एक वैल्यू से इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो हुआ क्या, x की वैल्यू अभी क्या थी 5, ठीक है, तो 5 y में पहुंचा दो, ठीक है, और x की वैल्यू बढ़ा दो। तो x की वैल्यू 5 थी, 5 y में गया, फिर y में जाने के बाद x की वैल्यू में हुआ एक नंबर का इंक्रीमेंट। तो अब भी y की वैल्यू क्या प्रिंट हो सकती है और क्या होने वाली है, वो होने वाली है 5, क्योंकि 5 y में चला गया, फिर x की वैल्यू एक नंबर से इंक्रीज हुई, ठीक है, ये बात हो गई। अब x की वैल्यू हो चुकी होगी 6, ठीक है, मैं इसको बाद में 5 कर दूंगा, ठीक है, जब मैं रन करूंगा ताकि आपको समझ में आए। तो अब x की वैल्यू हो चुकी होगी 6, फिर कंपाइलर यहां पर आएगा, इस स्टेटमेंट को देखेगा, फिर प्री इंक्रीमेंट का मतलब होता है पहले इंक्रीमेंट करो, ठीक है, और फिर असाइन करो, फिर y में वैल्यू डालो, ठीक है। पहले ये क्या करेगा कि पहले x की वैल्यू को बढ़ा देगा, ओके, फिर x की वैल्यू y में रखेगा, ठीक है। पहले x की वैल्यू बढ़ाओ, फिर y में रखो। पहले यहां पर क्या हो रहा था, पहले x की वैल्यू y में रखो, फिर x की वैल्यू बढ़ाओ। अब यहां पे क्या हो रहा है, पहले x की वैल्यू बढ़ाओ, फिर y में रखो। दोनों अलग अलग वर्किंग कर रहे हैं। तो यहां पे y की वैल्यू क्या होगी 7, क्योंकि पहले, अब इस स्टेटमेंट की वजह से, ठीक है, यहां पे 6 हो गई थी, आपने अभी समझा। फिर ये 6 पहले इंक्रीमेंट होगा एक नंबर से, मतलब यहां पर 7 होगा, फिर y में असाइन हो जाएगा, ठीक है, तो फिर x की वैल्यू हो जाएगी 7। चलिए हम लोग इसको इनिशियल वैल्यू रख देते हैं 5, जैसे कि हम लोगों ने समझा था। तो पहले प्रिंट होना चाहिए 5, जैसा कि अभी डिस्कस किया कि पहले x की वैल्यू y में रखो, फिर एक नंबर से इंक्रीमेंट कर दो, ठीक है, तो y में आना चाहिए 5, ठीक है। पर जब y में 5 प्रिंट होगा तब तक x की वैल्यू हो चुकी होगी 6। फिर प्री इंक्रीमेंट की वजह से जो x की 6 वैल्यू है, इसमें कहा गया है पहले इंक्रीमेंट करो, फिर y में रखो, ठीक है। तो जो x की वैल्यू 6 थी वो हो जाएगी 7 पहले प्री इंक्रीमेंट की वजह से, फिर आएगी y में असाइन हो जाएगी, फिर y की वैल्यू हो जाएगी प्रिंट। तो होना ये चाहिए स्टेटमेंट के हिसाब से कि पहले 5 प्रिंट हो, फिर 7 प्रिंट हो, ठीक है। चलिए इसको मैं करता हूं सेव और करता हूं एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। तो देखिए हम लोग का आउटपुट आ चुका है और जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा ही आउटपुट कुछ आया है। पहले प्रिंट हुई है y की वैल्यू 5, दूसरी वैल्यू हुई है 6, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट कैसे वर्क करता है, ठीक है। ये बात समझने के लिहाज से थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन इतनी टफ बात नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आती है तो पहले तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं कमेंट के थ्रू, मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल ड्रॉप करके पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूँगा जो भी दिक्कत आपको परेशानी इस पर्टिकुलर टॉपिक में जाती है, ठीक है। और दूसरी बात, आप इस वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर प्ले करिए, फिर रिवाइंड करिए, 3 से 4 बार आप देखेंगे तो आप खुद ये चीज़ समझ जाएंगे। और उससे बेटर ऑप्शन और एक है, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कि आप खुद से करके ट्राई करिए, ठीक है। आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, आप कोई भी कोडिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, उस पर कोड करके देखिए कि कैसे वर्क करता है, क्योंकि आप खुद से सीखेंगे तो वो आपको लॉन्ग लास्टिंग लर्न रहेगा, मतलब आपको हमेशा याद रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने खुद से करके वो चीज़ सीखी है, ठीक है। चलिए
ये चीज़ समझ में आ गई कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैसे ही वर्क करता है। वैसे ही डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करता है। अब ये मैं कहूँगा कि ये आपके हवाले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर को आप यूज़ करिए कि कैसे ये डिक्रीमेंट करता है। इसमें भी सेम चीज़ होती है कि प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है। प्री डिक्रीमेंट में पहले ये होता है कि पहले डिक्रीज कर दो 1 से वैल्यू, फिर उस वेरिएबल में रखो, ठीक है। पोस्ट डिक्रीमेंट पहले वैल्यू रख दो फिर डिक्रीमेंट कर दो। ये बात आपको समझ में आई होप आ गई होगी, ठीक है। तो इन दोनों की फंक्शनैलिटीज़ लगभग सेम है, बस ये है कि वर्किंग जो है वो थोड़ी सी बस एक अपोजिट वर्किंग है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम है। बस ये इंक्रीमेंट करता है, ये वाला इंक्रीमेंट करता है, ये वाला डिक्रीमेंट करता है। पोस्ट और प्री तो दोनों में ही है, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझते हैं साइज ऑफ ऑपरेटर से, ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर, आइए इसको समझते हैं। मैंने ये पूरा हटा देता हूं, ठीक है। साइज ऑफ ऑपरेटर बेसिकली ये एक ऑपरेटर है जो कि हम लोग को किसी भी ऑपरेंड का, किसी भी वेरिएबल का साइज बताता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको वेरिएबल चैप्टर में जब डेटा टाइप में पढ़ा रहा था, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि हर डेटा टाइप मेमोरी में कुछ जगह लेता है। मतलब इंट टाइप का वेरिएबल मेमोरी में कुछ जगह लेता है, फ्लोट टाइप का, कैरेक्टर टाइप का कुछ जगह लेता है मेमोरी में। तो बेसिकली मेरा वेरिएबल मेमोरी में कितनी जगह ले रहा है, अगर ये मुझको पता करना है तो मैं इसको आसानी से पता कर सकता हूँ। किससे? साइज ऑफ ऑपरेटर के थ्रू। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने बनाया इंट और इसका नाम लेट से लिख रहा हूँ x, ठीक है। और मैं एक इंट टाइप का और वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। इंट टाइप का वेरिएबल बनाता हूँ y, ठीक है। मैं y में रखना चाहता हूँ साइज ऑफ, यहाँ पर मैं जो भी ऑपरेटर की, मतलब सॉरी, जो भी ऑपरेंड की, जो भी वेरिएबल का साइज देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो वेरिएबल का नाम। मैं x का साइज देखना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये 4 होगा 32 बिट के आर्किटेक्चर के हिसाब से। मतलब मेमोरी में साइज मिलता है आर्किटेक्चर के हिसाब से, ठीक है। जितना जैसे अगर 32 बिट का आर्किटेक्चर है सी लैंग्वेज का, ठीक है, कंपाइलर का, तो वो इंट को देता है 4 बाइट, ठीक है। 4 बाइट मेमोरी में जगह देता है। और अगर यही कंपाइलर 16 बिट का है, 16 बिट का है, ठीक है, तो ये इस वेरिएबल को देता है 2 बाइट्स, ठीक है। अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए, ठीक है। यहाँ पे इस सॉफ्टवेयर में जो भी मैं डेफ C++ यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख के आता है 32 बिट रिलीज TDM GC। बेसिकली ये कंपाइलर का वर्जन है और मेरा कंपाइलर का वर्जन है TDM GCC 9.2.0, 32 बिट, 32 बिट, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया कि 32 बिट के कंपाइलर के लिए जो इंट टाइप का ब्लॉक बनता है वो 4 बाइट का होता है। फ्लोट टाइप के जो वेरिएबल बनता है उसका भी साइज 4 बाइट का होता है। कैरेक्टर टाइप का जो भी वेरिएबल होता है उसका साइज होता है 1 बाइट, ठीक है। तो बेसिकली जो इंट टाइप के ब्लॉक में फ़र्क आता है वो आता है 32 बिट की वजह से और 16 बिट की वजह से। 16 बिट का आर्किटेक्चर जो होता है उसमें होता है 2 बाइट का इंट ब्लॉक। 32 बिट के कंपाइलर में होता है 4 बाइट का इंट ब्लॉक, ठीक है। इंट वेरिएबल 4 बाइट का होता है 32 बिट में, 32 बिट के कंपाइलर में। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइज ऑफ x का साइज क्या होगा, इंट टाइप का वेरिएबल है और 32 बिट का कंपाइलर है, तो साइज x का जो साइज होगा वो होगा 4 और y में चला जाएगा 4। होना तो ऐसे ही चाहिए, तो हम लोग इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि y में अगर 4 आया तो मतलब कि ये सही वर्क कर रहा है। तो हमने लिखा %d और वैल्यू किसकी प्रिंट करवानी है, y की, क्योंकि y में ही x का साइज आया है, ठीक है। चलिए इसको मैंने किया सेव, इसको किया रन। ये देखिए क्या साइज आया, 4। ऐसे ही आप डिफरेंट डेटा टाइप्स के वेरिएबल का साइज पता कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है कि डेटा टाइप के जितने भी वेरिएबल्स हैं, जैसे डेटा टाइप का साइज़ क्या होता है, ठीक है, इन सब का। और मैं जैसे अगर यहाँ पे सिर्फ मैं इंट भी लिख दूँ, ठीक है, तो ये इंट का साइज़ बता देगा।
इंट कितना साइज लेता है, ठीक है। ये एक बेसिकली एक छोटा सा आपको एक छोटा सा और हिंट दे रहा हूँ कि आप डेटा टाइप का भी साइज पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैंने इसको किया सेव, इसको किया कंपाइल एंड रन, ठीक है। ये देखिए अभी भी 4 आ रहा है, ठीक है। साइज ऑफ इंट, इंट का साइज कितना होता है 4, 32 बिट के हिसाब से। जैसे कि अब मैं इसमें डाल देता हूँ फ्लोट, ठीक है, ठीक, मैं फ्लोट डाल देता हूँ तो फ्लोट का भी 4 आना चाहिए। देखिए फ्लोट का भी 4 आ रहा है, ठीक है। और मैं इसमें फिर से एक बार कैर डाल देता हूँ, कैर का आना चाहिए 1, ठीक है। मैंने इसको किया कंपाइल एंड रन। देखिए कंपाइल एंड रन करने के बाद कैरेक्टर का साइज, कैरेक्टर डेटा टाइप का जो साइज आ रहा है वो 1 आ रहा है। तो आप साइज ऑफ ऑपरेटर को ऐसे ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम लोग का बचता है ये यूनरी माइनस, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बेसिकली करना क्या है, मैंने x में कुछ असाइन करवाया, लेट्स से मैंने कहा 6, ठीक है। और y में रखा मैंने यूनरी माइनस x, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि y में क्या आया होगा, ठीक है। y में आया, तो मैं इसमें थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूं ताकि आपको इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाए, ठीक है, ठीक है। तो x में था 6 और मैंने y में रखा है -x, मतलब x की जो भी वैल्यू है उसमें माइनस का यूज कर लिया, ठीक है। तो y में क्या आना चाहिए, सिंपल सा है, ये आपको पता होगा, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक ऑपरेटर है, ठीक है। तो मैं अगर y की वैल्यू प्रिंट करवाऊं, printf %d और कॉमा y, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, y की वैल्यू आनी चाहिए -6, ठीक है। क्योंकि x में था 6, मैंने y में रखा -x का मतलब कुछ नहीं है, 6 है, -6 है, ठीक है। तो y की वैल्यू आनी चाहिए -6, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो ये यूनरी माइनस का एक वर्किंग है, ये देखिए, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल था समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। अच्छा, अब बात आती है इस वाले ऑपरेटर की, ठीक है। ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर हम लोग पॉइंटर्स के चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि होता है ना, जो चीज़ें जहाँ पे बेटर समझ सकती हैं, जो चीज़ें जहाँ के जिस टॉपिक से रिलेटेड होती हैं उसमें बेटर समझ में आती हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था कि आपको हेडर stdio.h फाइल जो है मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो मैंने printf और scanf के जो भी लेक्चर था उसमें समझाई थी, तो आपको बेटर वे में समझ में आई थी, ठीक है। तो क्या हुआ, अब क्या है कि ये इनडायरेक्शन ऑपरेटर जो है मैं इसको पॉइंटर्स के चैप्टर में बताऊंगा, ठीक है। ये कैसे वर्क करता है, क्योंकि अभी बताऊंगा तो थोड़ा सा मैशअप हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको इतना ही रहने दे रहा हूँ। तो यूनरी ऑपरेटर के अंडर हम लोगों ने समझा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, और साइज ऑफ ऑपरेटर क्या होता है, ठीक है। और ये कैसे वर्क करता है आपने देख लिया, ठीक है। तो क्या है कि आप इससे ढेर सारे प्रोग्राम जितने भी हो सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप 2 वेरिएबल के जो भी एड्रेस हैं उनको 2 वेरिएबल्स में रखिए, ठीक है। उनका एडिशन भी करवा सकते हैं आप, ठीक है, उन वैल्यूज़ का, ठीक है। आप ऐसे बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं कि आप किसी की वैल्यू को इंक्रीज़ करके डिक्रीज़ करके आप खुद से प्रोग्राम बनाने की कोशिश करें, तो आपको ये ऑपरेटर और भी बेटर वे में समझ में आएंगे, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं, मुझे एक थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलती रहे। जैसे कि आप अगर वीडियो लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो मुझे इससे इंस्पिरेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए और वर्क करूँ, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, आगे के वीडियोज़ में हम लोग समझेंगे कि बाइनरी और टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। और आपके कोई भी क्वेरी, आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप के थ्रू, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे ईमेल भी ड्रॉप करके पूछ सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।